अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर में हम लोग जो है एक एटम जो है अब तक हम लोगों ने लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे लास्ट चैप्टर थे उनमें हम लोगों ने सबसे पहले एटम पढ़ा कि एटम क्या चीज़ है। फिर हम लोगों ने उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स जो थे उनकी डिस्कवरी देखी, उनका फंक्शन उनकी प्रेजेंस देखी कि वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ किस तरह से जुड़ता है और कौन सी ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो एक एटम को दूसरे एटम से जोड़े रखती हैं। और वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एक एटम को दूसरे एटम से जोड़ती हैं उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं। हमारे पास जो पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। कि ठीक है केमिकल बॉन्ड बनता है लेकिन उसकी वजह ज़रूरत क्या है, क्यों एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, क्यों वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्यों वो दूसरे एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाकर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले वो कहते हैं कि एटम हैव टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये देखा था कि अच्छा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही थी। जब वो हायर शेल में जाते थे तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते थे, जब वो लोअर शेल में वापस आते थे तो एनर्जी को इमिट करते थे। लेकिन वो ये कहता है कि एटम्स के पास भी टेंडेंसी है कि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर सकें, एनर्जी को कम कर सकें। दे कैन डू, वो ये करते हैं दिस बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। अच्छा, अब एटम की एनर्जी किस तरह से डिक्रीज होती है कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो एटम की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक कुदरती अमल है बिकॉज इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक इसका आंसर मिल गया कि कंबाइन क्यों हो रहे हैं। ठीक है, कंबाइन होने से इनकी एनर्जी डिक्रीज होती है और एनर्जी के डिक्रीज होने से इनकी स्टेबिलिटी आ जाती है, एटम्स जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, इस वजह से एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि हाउ डू एटम सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी। वो कहते हैं कि एक एटम जो है वो किस तरह से अपनी एनर्जी को कम करने में कामयाब होता है। द अर्ली केमिस्ट हैड स्टार्टेड थिंकिंग, वो कहते हैं कि अर्ली केमिस्ट ने ये चीज़ सोचना शुरू की अबाउट दिस अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले वक्त में उन्होंने ये चीज़ सोचना शुरू की कि एटम अपनी एनर्जी को कम करने में किस तरह से कामयाब होते हैं, आखिर ऐसा क्या अमल होता है कि उसकी एनर्जी कम हो जाती है। दे फाइनली सक्सीड, फिर वो कामयाब हुए टू गेट एन आंसर, ये जवाब जानने में ओनली तब व्हेन द नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन वर डिस्कवर्ड। जब नोबल गैसेस जो है वो दरियाफ्त हुई, ठीक है, तब उन्हें इस बात का जवाब मिला कि अच्छा एटम्स जो है वो अपनी एनर्जी को किस तरह से कम करते हैं। हीलियम हैज़ टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब वो कहते हैं अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में एक ही शेल मौजूद होता है। ठीक है, हीलियम में एक ही शेल मौजूद होता है और उसके शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे पास हीलियम का एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये है उसका पहला शेल। और हम लोगों ने पहले भी देखा था कि पहले शेल में जस्ट दो इलेक्ट्रॉन आते हैं और हीलियम में दो ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एक ही शेल होता है तो वो पहले शेल में आ जाते हैं। नेक्स्ट वो बात करता है टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल वाइल द अदर नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब वो कहते हैं अगर हम हीलियम के अलावा जो है नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन की बात करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। वी ऑल्सो नो अबाउट दीज गैसेस दैट नाइदर देयर एटम कंबाइन विद देम सेल्फ नॉर विद अदर एटम। अच्छा, अब नोबल गैसेस की क्या एक खासियत होती है कि ये बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, ये गैसेस क्या करती हैं, ये किसी भी दूसरे एटम के साथ या अपने ही ग्रुप में मौजूद किसी गैस के साथ ये बॉन्डिंग नहीं करती, कंबाइन नहीं होती। द प्रोबेबल रीज़न, अब वो कहते हैं इसकी एक वजह ये हो सकती है फॉर दिस लैक ऑफ रिएक्टिविटी कि वो रिएक्टिव नहीं होती, वास्ट देयर स्टेबिलिटी, क्योंकि वो स्टेबल होती है। अब यहाँ पे अब तक भी जो भी हमने पढ़ा है, हमने ऊपर ये पढ़ा कि अच्छा एटम स्टेबल होने के लिए जो है वो बॉन्ड बनाते हैं और ये जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं ये बॉन्ड नहीं बनाती क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल होती हैं। इट मीन्स के सारा चक्कर जो है वो स्टेबिलिटी का है। जो चीज़ स्टेबल नहीं है वो स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी को कम कर रही है और बॉन्ड बना रही है, और जो चीज़ पहले से ही स्टेबल है वो कोई बॉन्ड ही नहीं बना रही। इट वाज सजेस्टेड,
फिर ये सजेस्ट किया गया दैट दीज गैसेस वर स्टेबल, कि ये गैसेस जो हैं स्टेबल हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन हीलियम, क्योंकि हीलियम के में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द रेस्ट गैसेस। ये इसके अलावा जो बाकी गैसेस है उनके आखिरी शेल में, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से भी ये स्टेबल है। ठीक है, दिस गिव राइज टू अ प्रिंसिपल दैट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन for hydrogen and helium which have only first shell or 8 electron in the outermost shell meant stability and hence unreactivity as well. This principle was named as duplet or octet rule. अब यहाँ पे वो क्या बात करता है, वो कहता है कि एक हाइड्रोजन और हीलियम जो है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रो में मौजूद है, पहली लाइन में मौजूद है। पहली लाइन में मौजूद होने का मतलब है कि इनके न्यूक्लियस के गिर्द एक ही शेल मौजूद है और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके अलावा जितने भी एटम्स हैं हमारे पास, उनकी, जैसे हमारे पास सेकंड हो गया, हमारे पास इसमें 2 शेल हो गए। हीलियम के नीचे आती है हमारे पास नियॉन, नियॉन में 2 शेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है कि दूसरे शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी गैसेस का भी यही हाल है, मतलब शेल्स पढ़ते जाएंगे। अब अगर हम बात करें नियॉन के बाद आर्गॉन की, तो आर्गॉन में हमारे पास 3 शेल हो जाएंगे, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। लेकिन इनमें सिमिलरिटी क्या कि इनके लास्ट जो शेल है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है। ठीक है, तो अब यही बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हाइड्रोजन और हीलियम में क्योंकि एक शेल है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बाकियों में 8 इलेक्ट्रॉन है। यही वजह है इनकी स्टेबिलिटी की, और इस प्रिंसिपल को नाम, इसको डुप्लेट और इसको ऑक्टेट रूल दिया गया कि हर एटम जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो स्टेबल हो जाता है और वो फिर बाद में किसी और से रिएक्टिव नहीं होता, अनरिएक्टिव हो जाता है। तो ये इनकी वजह बता दी उन्होंने कि इनकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है कि इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब ये और इस स्टेट में ये स्टेबल है तो इस वजह से ये अनरिएक्टिव है। नेक्स्ट बात वो करते हैं कि द डिस्कवरी ऑफ डुप्लेट और ऑक्टेट रूल वाज फॉलोड बाय एन अदर सिमिलर सजेशन दैट एटम फॉर्म बॉन्ड because they would like to lower their energy by completing their duplet or octet. अब यहाँ पे बात होती है शुरू, यहाँ पे वो कहते हैं कि क्योंकि ये हमारे पास है नोबल गैसेस, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, ये हीलियम हो गई, ये हमारे पास होगी नियॉन, ये हमारे पास होगी आर्गॉन। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इनको ज़रूरत नहीं है किसी से रिएक्ट करने की। तो जो इससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी इस तरह के होना चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से क्योंकि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो वो उन अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो दूसरे एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, और जब वो बॉन्ड बनाते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो स्टेबल हो जाते हैं। इट मीन्स कि तमाम एटम्स इन नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं और इन नोबल गैसेस की तरह बनने के लिए उन्हें दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करना पड़ता है ताकि उनके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएं। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है और वो स्टेबल हो जाते हैं। ये रीज़न बताई उन्होंने कि एटम जो है वो बॉन्ड क्यों बना रहे हैं और नोबल गैसेस बॉन्ड क्यों नहीं बना रही। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फॉर सोडियम एटम इट इज़ ईजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज इटसेल्फ देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन वाइल कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम की। सोडियम में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ठीक है, फर्स्ट शेल में होते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल में हमारे पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2, 4, 6 और 8, और इसका थर्ड शेल होता है, थर्ड शेल में होता है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बजाय इसके कि ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले, ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ये वाला शेल खत्म हो जाएगा और इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए बहुत मुश्किल है, कोई भी एटम उसको एट अ टाइम 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि वो 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले।
तो वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो खुद को स्टेबल कर लेता है। अब यहाँ पे वो यही बता रहे हो, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर सोडियम एटम इट इज ईजी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, वो कहते हैं उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, एंड स्टेबलाइज इटसेल्फ, और खुद को फिर वो स्टेबल कर लेता है, देन बजाय इसके टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन, बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन ले और अपने इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करे, वाइल कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, और क्योंकि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सोडियम एटम देयरफॉर अडॉप्ट द एनर्जेटिकली ईजियर पाथ, वो कहते हैं इस वजह से सोडियम एटम जो है वो ईजी पाथ जो है वो उसको जो है वो अडॉप्ट करता है, एंड लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, टू फॉर्म अ बॉन्ड, ताकि वो बॉन्ड बना सके। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और एटम को देगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, और ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं कि एंड लूसेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड इन द सेम वे, वो कहते हैं इसी तरह से इट इज़ एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन, वो कहते हैं इसी तरह हाइड्रोजन के लिए के पास भी फेवरेबल होता है एटम टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे टू बिकम प्रोटॉन। जब जाहिर सी बात है, हमें पता है हाइड्रोजन में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। जब ये मतलब ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इसका वो है, एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और तो इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन मौजूद है, तो जस्ट प्रोटॉन बच जाएगा, और ये क्या बन जाते हैं, बिकम प्रोटॉन, आर गेन वन इलेक्ट्रॉन, या फिर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करे टू बी alkali and alkaline earth metal are therefore expected to be electropositive metal which will form bond with electronegative elements like oxygen and chlorine। अब वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो हमारे पास क्या होती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देती है, क्योंकि अल्कली मेटल्स के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन देना या 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है बनिस्बत 7 इलेक्ट्रॉन लेने के या 6 इलेक्ट्रॉन लेने के। तो फिर ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती हैं, ऑल दो इन द बी। अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये फिर इनके साथ रिएक्ट करती हैं, ऑल दो इन द बिगनिंग, वो कहते हैं बेशक शुरू में ऑक्टेट रूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। कहते हैं शुरू में ये था कि हाँ, ऑक्टेट रूल बहुत ज़्यादा अहम था केमिकल बॉन्ड की नेचर को समझने में, येट फर्दर इन्वेस्टिगेशन फाउंड इट टू बी लेस इम्पोर्टेंट, लेकिन बाद की इन्वेस्टिगेशन ने ये साबित किया कि ये इतना अहम नहीं है। अब हम लोगों ने सोडियम की एग्जांपल पढ़ी, इसके पास जो है लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमारे पास क्लोरीन जो होता है, ठीक है, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये 6 और एक 7। तो अब सोडियम क्या करता है, सोडियम के लास्ट शेल में हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और एज अ रिजल्ट इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है और ये हमारे पास NaCl बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोगों ने क्या देखा कि अब जो है सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों ही स्टेबल हो गए, दोनों का ही फायदा हो गया। तो इस वजह से जो है एटम्स जो होते हैं हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, वो दूसरे एटम्स के साथ जाके जुड़ जाते हैं ताकि वो खुद को स्टेबल कर सकें।